अच्छा, अब हम आते हैं सुपर बिल। सुपर बिल क्या चीज होता है? जिसके अंदर जो डॉक्टर की और पेशेंट के दरमियान की कन्वर्सेशन है, इनकाउंटर है, वो सारे रीजन हैं जिनकी वजह से पेशेंट जो है डॉक्टर के ऑफिस में आया है। ठीक है। अब सुपर बिल क्या चीज होती है? जैसे अगर हम सिर्फ उसकी डेफिनेशन करें तो सुपर बिल क्या होता है? इज आइटमाइज फ्रॉम टू यूज द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू रिफ्लेक्टिंग द रेंडर सर्विसेज। आइटमाइज का मतलब होता है कि पेपर फॉर्म में कोई चीज आपको मिल जाए, कोई स्टेटमेंट है, उसको क्या कहते हैं? सुपर बिल को हम क्या कहते हैं? इनकाउंटर फॉर्म भी कहते हैं। इनकाउंटर का मतलब यही हुआ ना कि जो चेक हुआ है पेशेंट, उस चीज को इनकाउंटर कहते हैं। उन दोनों की कन्वर्सेशन जो हुई है वो इनकाउंटर है। ठीक है। सुपर बिल को इनकाउंटर फॉर्म भी कहते हैं, चार्ज स्लिप भी कहते हैं, क्लेम फॉर्म भी कह सकते हैं, क्योंकि वही जो चीज होती है सुपर बिल को देकर ही क्लेम क्रिएट होता है। तो सुपर बिल में क्या क्या चीजें होंगी? सुपर बिल में डॉक्टर की डिटेल होगी। ये इसको एसी ऑन कर दो। मतलब डॉक्टर की डिटेल होगी कि डॉक्टर जो है आपका रेंडरिंग सर्विसेज कौन दे रहा है, आपके बिलिंग प्रोवाइडर कौन है, उसकी उसकी डिटेल होगी। उसके अलावा किस लोकेशन के अंदर है, फैसिलिटी कौन सी है, ये डिटेल होगी आपके बिल के अंदर, सुपर बिल जो भी है उसके अंदर। उसके अलावा आपका जो डीएक्स है और सीपीटीज दोनों है, यानी डिजीज की डिटेल आएगी, और आपकी जो ट्रीटमेंट्स हैं उनकी डिटेल आएगी। डेट ऑफ सर्विस भी मेंशन होगी उसके अंदर। ठीक है। ये सारी चीजें सुपर बिल के अंदर होंगी। अब कहते हैं इट इज सोर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग द हेल्थ केयर क्लेम विच इज ट्रांसमिटेड टू द इंश्योरेंस प्लान फॉर रिम्बर्समेंट। Although super bill format is not unified and the varies depend upon the healthcare provider। क्या होता है स्पेशलिटी? अब क्या कह रहा है कि जो सुपर बिल होता है जरूरी नहीं है कि एक ही तरह का हो। हर डॉक्टर का सुपर बिल डिफरेंट होता है। ठीक है, देखने में डिफरेंट होता है, लेकिन उसके अंदर बेसिक्स इंफॉर्मेशन वही होती है, क्योंकि क्लेम क्रिएट करने के लिए हमें वही इंफॉर्मेशन चाहिए। डॉक्टर की डिटेल, डेट ऑफ सर्विस हम लोगों को चाहिए, हम लोगों को डीएक्स चाहिए, सीपीटीज चाहिए। ठीक है, ये सारी डिटेल चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि डीएक्स और सीपीटीज आपको कोड के फॉर्म में मिले। डीएक्स और सीपीटीज आपको क्या होता है, एक कन्वर्सेशन की फॉर्म में या रिपोर्ट्स की फॉर्म में भी मिल सकते हैं। सम टाइम ये होगा कि आपके पास रिपोर्ट्स होंगी, आपने रिपोर्ट्स को देके खुद ही डीएक्स को सीपीटीज को कन्वर्ट करना है। हमारे पास कोई एक्सरे की रिपोर्ट है, किसी चीज के ऊपर रिपोर्ट है, तो उनमें हमें कंप्लेन्स वहां से ढूंढ के ही हमने उसको कोर्स में कन्वर्ट करना होगा। और उससे प्रोसीजर, जैसे एक्सरे हुआ है तो इस तरह का कोई भी प्रोसीजर हुआ है या इंजेक्शन लगा है उस तरह का अगर हमारी रिपोर्ट में है, तो उसको हमने कोर्स के अंदर खुद ही कन्वर्ट करना होगा। कोर्स के ऊपर कन्वर्ट करने के ऑलरेडी हम लोग जब हमने कोडिंग वाला स्लाइड पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था कि कोर्स पे कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? कोडिंग के सॉफ्टवेयर। हाँ, यही था ना कि हमने सीसीआई एडिट था, इनकोडर प्रो था, कोडिफायर था, इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। उसके अलावा सिंपल सी बात है, सॉफ्टवेयर नाम भी हो तो सिंपल, हमारी कोई बीमारी हम लिखेंगे उसका ICD-10 किधर है, गूगल करेंगे तो गूगल से निकल आएगा। जो हम कंपैटिबिलिटी चेक कर रहे होते हैं कि इसके साथ ये वाला जा रहा है, ये फिर हम सॉफ्टवेयर से चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो वैसे तो इजीली हम लोग इन चीजों को निकाल सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि सुपर बिल जो है, इंफॉर्मेशन क्या होती है सुपर बिल के अंदर? रेंडरिंग प्रोवाइडर होता है। रेंडरिंग प्रोवाइडर कौन सा प्रोवाइडर होता है? डॉक्टर होता है। रेंडरिंग प्रोवाइडर कौन सा प्रोवाइडर होगा? रेंडरिंग प्रोवाइडर वो होता है जो सर्विसेज दे रहा है, जो वहां पे उस टाइम पे मौजूद है, जो ट्रीट कर रहा है पेशेंट को। रेंडर सर्विस, रेंडर करने का मतलब ही है कि सर्विस करना, कोई काम कर रहा है, वो परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। सर्विस परफॉर्म करने वाला जो भी डॉक्टर वहां मौजूद है उसको रेंडरिंग प्रोवाइडर कहेंगे। ठीक है। जरूरी नहीं है कि रेंडरिंग प्रोवाइडर बिलिंग प्रोवाइडर भी हो। अगर उसका कोई सुपरवाइजर उससे काम कराया है तो रेंडरिंग प्रोवाइडर कौन होगा? जो रेंडर कर रहा है। और सुपरवाइजर जो है उसका, वो बिलिंग प्रोवाइडर जा सकता है। ऑर्डरिंग, रेफरिंग, अटेंडिंग फिजिशियंस की भी डिटेल होती है। ठीक है। सुपर बिल के अंदर लोकेशन के, किस लोकेशन के अंदर ये सर्विस परफॉर्म है। लोकेशन का मतलब ये होता है कि ऑफिस सिटिंग है या हॉस्पिटल की सिटिंग है। ऑफिस और हॉस्पिटल की सिटिंग जो है उसमें हम प्लेस ऑफ सर्विसेज लगाते हैं। प्लेस ऑफ सर्विसेज डिफरेंट होती हैं हर लोकेशन जो है। इमरजेंसी में आप जाओगे तो प्लेस ऑफ सर्विस कोड है, जैसे 11 है बिल्ड हो गया, 20 हो रही है, इस तरह की लैब से, इंडिपेंडेंट लैब है तो 81 हो रही है। ये क्या है? प्लेस ऑफ सर्विसेज है। जो आपकी लोकेशन है, जिस तरह की लोकेशन है, जिस तरह का सेटअप है जहाँ पे वो प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा है, उसके लिहाज से क्या लोकेशन लिखेंगे। और लोकेशन हमें किस में हेल्प करती है? प्लेस ऑफ सर्विस सेलेक्ट करने के अंदर। फैसिलिटी, हॉस्पिटल का नाम लिखेंगे कि जिस हॉस्पिटल में वो सर्विस परफॉर्म हुई है। ठीक हो गया। उसके अलावा फिर हमारे पास क्या चीज आएगी? सुपर बिल के अंदर पेशेंट का नाम होगा, पेशेंट की डेट ऑफ बर्थ होगी, अकाउंट नंबर होगा। अकाउंट नंबर का मतलब ये होता है कि हर सॉफ्टवेयर के डिफरेंट अकाउंट नंबर्स होते हैं, तो उनके रेफरेंस से भी ढूंढ सकते हैं, अगर नहीं भी हो तो जरूरी नहीं होता। ठीक है। इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन सुपर बिल पे लिखी हुई होती है।
वैसे तो मोस्टली सुपरविज जो आते हैं उनके साथ उनका डेमोग्राफिक भी पेशेंट का आता है, ऑल्दो वो न्यू पेशेंट हो या एस्टेब्लिश हो। न्यू पेशेंट कौन से होते थे अमन? 3 इयर्स के बाद आता है या पहली दफा आता है? पहली दफा भी तो नया आएगा ना। हाँ, पहली दफा आ रहा है, या 3 ईयर, 3 साल के 3 ईयर के गैप्स के बाद आता है, वो न्यू पेशेंट होगा। और एस्टेब्लिश पेशेंट होगा वो जो बार बार आता रहता है। लेकिन क्या होता है, न्यू और एस्टेब्लिश दोनों पेशेंट्स के लिए क्या होता है, डेमोग्राफिक मोस्टली साथ आ रहे होते हैं। डेमोग्राफिक नहीं भी आएगा तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन साथ आएगी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आप पेशेंट का नाम, पेशेंट की डेट ऑफ बर्थ और पेशेंट की इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन दें। ये हो सकता है कि एक पेशेंट, एक ही नाम के दो पेशेंट हो, ये हो सकता है कि दोनों पेशेंट की एक ही डेट ऑफ बर्थ हो, लेकिन इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन फर्क होगी ना। डेफिनेटली हर बंदे की तो नाम हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ ये इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन इतना इत्तेफाक भी नहीं हो सकता है कि एक इंश्योरेंस। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट क्राइटेरिया से देखेंगे कि हम ऐसा ना करें कि किसी और पेशेंट का क्लेम किसी और पेशेंट के अंदर बना लें। क्योंकि किसी और पेशेंट का क्लेम किसी और पेशेंट के अंदर बनाने से हमें क्या होगा, सबसे पहले तो ये होगा कि एक एक जो पेशेंट जिसकी सर्विसेज थी, हमने उसका बिल नहीं बनाया, मिस हो गया, उसकी सर्विसेज पे नहीं होंगी लेट हो गई तो। दूसरा, हमने जिस बंदे में बिल बना दिया है, उस बंदे ने तो सर्विसेज ली ही नहीं थी। जब वो सर्विसेज ली ही नहीं थी और वो बिल अगर, क्योंकि इंश्योरेंस को नहीं पता कि आपके पास डॉक्टर पेशेंट आया था कि नहीं आया था, डॉक्टर के पास इंश्योरेंस को क्या पता। जो भी क्लेम होगा वो उसको उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस कर लेगी। ठीक है। अब क्या हुआ कि जब वो प्रोसेस करेगी, पे करेगी, वो भी वो जो डॉक्टर को भेजेगी, पेशेंट को भी भेजेगी। जब पेशेंट उस दिन वो गया ही नहीं वो सर्विस लेने के लिए, उसको वो बीमारी थी ही नहीं जिसकी ट्रीटमेंट के लिए पैसे उसकी इंश्योरेंस ने दिए हैं, जिसका उसने प्रीमियम दिया था, तो वो तो कहेगा कि भाई मैंने तो सर्विस नहीं ली थी, डॉक्टर तो जाली बिल बना बना के भेज रहे हैं। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये फ्रॉडलेंट एक्टिविटी कंसीडर होगी, जिसकी वजह से डॉक्टर के लिए परेशानी हो सकती है। तो इसलिए क्या करना है कि बिल बनाते वक्त हम लोगों को मेक श्योर करना है डिफरेंट क्राइटेरिया से कि जो पेशेंट है उसी के अंदर हम बिल बना दें। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ से सर्च करते हुए भी, नाम से सर्च करते हुए भी, कि एक नाम के दो तो नहीं है, दो चीजें मैच कर देंगे, नाम और डेट ऑफ बर्थ हम मैच कर लेते हैं, इंश्योरेंस मैच कर लेते हैं, तीसरी चीज। तो इस तरह की चीजें हम मैच करते हैं ताकि हमें मेक श्योर हो के। फिर उसके बाद आपके सुपर बिल के अंदर इंफॉर्मेशन होती है डेट ऑफ सर्विस। डेट ऑफ सर्विस वो डेट है जिसमें वो कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म हुआ है। ठीक है। वो प्रोसीजर क्या हो सकता है, सिंपल इनकाउंटर भी हो सकता है। सिंपल इनकाउंटर का मतलब ये है कि 15 मिनट की या 10 मिनट की मीटिंग है। न्यू पेशेंट के लिए 15 मिनट का इनकाउंटर होगा, जो डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान की कन्वर्सेशन है, जिसमें वो बता रहे हैं अपनी सारी चीफ कंप्लेंट्स की, उसको क्या क्या बीमारियां हैं, और डॉक्टर उसको वहां पे सजेस्ट कर रहा है कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए। ठीक है। उसमें उसने कोई इंजेक्शन ड्रिप कुछ भी नहीं लगाया, तब भी उसका इनकाउंटर है। न्यू पेशेंट के लिए 15 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन लगेगा, और एस्टेब्लिश पेशेंट क्योंकि उसकी हिस्ट्री ऑलरेडी डॉक्टर के पास होती है, वो पेशेंट को जानता है, उसे पता है कि इनको क्या क्या कंप्लेंट्स है और उसकी रिपोर्ट्स उसके सामने ही होती हैं, तो इसलिए क्या है, 10 मिनट्स एनफ होते हैं। डेट लिखेंगे। उसके बाद आईसीडी कोड, आईसीडी कोड क्या थे? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, क्या था वो? हाँ, है क्या वो? डिजीजेस के लिए, या कोई भी ऐसी चीफ कंप्लेन जिसकी रीजन की वजह से पेशेंट डॉक्टर के पास आए। ठीक है। कोई बीमारी हो सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है, इंजरी हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज। ठीक है। जिसकी वजह से पेशेंट डॉक्टर को विजिट कर रहा है, चीफ कंप्लेन कोई भी है। चीफ कंप्लेन भी हम उसको कहते हैं कि बेसिकली जो आपकी कंप्लेन है डॉक्टर के पास आने के लिए, तो वो क्या है, वो आईसीडी है। उसके कोड्स। ठीक है। वो हमारा डॉक्टर हमें कोर्स को भी, कोर्स में भी दे सकता है। वो हमें सिर्फ लिख के भी दे सकता है कि फीवर है, कफ है, उसको कोड में हम खुद भी कन्वर्ट करा सकते हैं। डिपेंड होता है कि वो सुपर बिल कैसा देता है। उसके अलावा सीपीटी कोड है। सीपीटी कोड क्या थे? करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजीज कौन सी होती हैं? करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजीज वो होती हैं, वो तमाम ट्रीटमेंट जो चीफ कंप्लेन सुनने के बाद डॉक्टर पेशेंट के ऊपर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। वो सारे सीपीडीज कोड वो कोड्स के अंदर भी बता सकता है। और वो क्या बता सकता है, रीजन, जैसे उसने लिखा कि एक्सरे परफॉर्म ऑन लेफ्ट हैंड, वो उसने लिख लिया है, तो हमें लेफ्ट हैंड का जो एक्सरे होता है उसका कोड लगाना पड़ेगा। ठीक है। या 15 मिनट्स इनकाउंटर उसने लिख लिया है, तो हमने 15 मिनट्स का जो ईएनएम का कोड लगाना होगा। ठीक है। इस तरह से भी हो सकता है और कोड में भी हो सकता है। ठीक है। फिर मॉडिफायर अगर जरूरत हो, मॉडिफायर हमने पढ़ा था कि अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको सीपीटी के साथ चाहिए तो आप क्या करेंगे, मॉडिफायर्स यूज करेंगे। ये अल्फा न्यूमेरिक है मॉडिफायर।
जो कि क्या करते हैं, प्राइस के ऊपर इफेक्ट करते हैं, पहले पेमेंट की एलिजिबिलिटी को देखते हैं, और लिटरेलिटी देखते हैं, लोकेशन देखते हैं कि किस तरफ है। जैसे मॉडिफायर में हमने देखा था कि लेफ्ट राइट दो हैंड है, मैं तो मेरे राइट हैंड में अगर कोई चोट आई हुई है राइट हैंड में, तो मैं एलटी का आरटी का मॉडिफायर लगाऊंगी कि राइट हैंड में चोट लगी हुई है, दो है ना, या आईज में। इसी तरह से हमने प्राइस पे देखा था कि कुछ मॉडिफायर प्राइस पे इफेक्ट करते हैं, कुछ मॉडिफायर्स जो होते हैं वो प्राइस को कम कर लेते हैं, किसी को कोई बढ़ा देते हैं, इस तरह के होते हैं मॉडिफायर्स यूज होते हैं। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो सीपीटीज के साथ लगती है। और फिर लिखा हुआ है कि चार्ज और द फी, अगर फी उसकी लिखी हुई है, बिल्ड अमाउंट लिखी हुई है, इस तरह की चीजें, या कोपे अगर फ्रंट डेस्क पे उस टाइम पे रिसीव हुई है सुपर बिल, जब प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा था, तो कोपे की डिटेल भी आपके सुपर बिल के साथ आएगी। लिखा होगा कि $20 कोपे रिसीव, या $20 कोपे ओ। ओ का मतलब हुआ वो फ्यूचर में पे करेगा, वो उधारा करके चला गया, ठीक है, वो कह रहा है मैं बाद में मुझे बिल भेज देना, मैं कर लूंगा। और अगर उसने रिसीव कर लिया डॉक्टर ने, तो डॉक्टर क्या करेगा, $20 रिसीव करेगा, तो हम बिल बनाते हुए वो पैसे डाल देंगे अपने क्लेम के अंदर कि ये हमें ऑलरेडी के लिए रिसीव हो चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर ऑफिस क्या करता है, कैश रजिस्टर भी देता है जिसमें कोपेज की डिटेल होती है, वो भी हम लोग पोस्ट कर सकते हैं। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या हो सकता है सुपर बिल में, जरूरी नहीं है कि सुपर बिल में हो, लेकिन हो भी सकता है। क्या है, अगर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि जो आपका डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, स्पेशलिटी की तरफ से आप में आपको ये इंस्ट्रक्शन दी गई हो कि अगर ये वाला कोड आएगा तो इस कोड के बजाय ये वाला कोड लगा देना, ठीक है। किसी बंदे को ये वाली बीमारी है तो ये बिल नहीं करना, इस तरह की कोई भी इंस्ट्रक्शन हो सकती है। नोट कमेंट कोई भी प्रोवाइडर की तरफ से कुछ भी हैंड रिटन भी लिखा हुआ हो सकता है सुपर बिल पे, कोई इंस्ट्रक्शन उस टाइम के मुताबिक। या कभी कभी लिखा होता है कि डोंट बिल पेशेंट, उसका मतलब होता है कि अगर आपको इंश्योरेंस पे कर लीजिए ठीक है, लेकिन पेशेंट को बिल नहीं करना है, इस वाले पेशेंट को बिल करना ही है। तो इस सूरत में हम क्या करते हैं कि अगर ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन है जो हैंड रिटन हमें रिसीव हो रही है सुपर बिल पे लिखी हुई, तो हम अलर्ट्स में डाल देते हैं, ताकि उसी के अकॉर्डिंग हम लोग हर दफा तो सुपर बिल देखेंगे नहीं ना। क्लेम बना हुआ था, हमने बना लिया क्लेम, सुपर बिल गया आया, हमने तो नहीं देखना, बस हमने पास डाल दिया कि इसमें से बनाया था। लेकिन अगर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन थी, तो हमारी स्मार्ट अप्रोच ये होती है कि हम अलर्ट की सूरत में सॉफ्टवेयर में डाल दें, जब हम वो क्लेम खोलेंगे तो वो पॉपअप आएगी सामने कि इस पेशेंट को बिल नहीं करना, इस पेशेंट की ये इंस्ट्रक्शन थी, हैंड रिटन इंस्ट्रक्शन रिसीव, या जिस तरह से भी आपका एक्सप्रेशन लिखने का। जैसे मैं लिखती हूँ कि हैंड रिटन इंस्ट्रक्शन रिसीव, ये इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, इनवाइटेड कॉमास में वो लिख लेती हूँ जो स्टेटमेंट प्रोवाइडर की होती है। तो जिस तरह से भी आपको लगता है कि आप कन्वीनियंट हो, या आपको अपनी लिखी हुई बात बाद में याद आएगी कि हुआ क्या था, कहानी क्या थी, तो वो वाली चीजें तो उसी तरह से उस एक्सप्रेशन में लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि सुपर बिल आता कैसे है। जैसे आप देखो कि अगर ये सीपीटीज वाला पोर्शन, ये एक सुपर बिल का पोर्शन है, जैसे हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, सीपीटीज वाला पोर्शन। सीपीटीज क्या थी, करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजीज हैं, जो हमारे प्रोसीजर्स हैं, ट्रीटमेंट्स हैं। तो ये हमारे कोड्स लगे हुए 99 वाले शुरू से, ये क्या है, ईएनएम्स हैं। ये स्टार्ट में देखो न्यू पेशेंट के लिए लिखे हुए एस्टेब्लिश है। प्रिवेंटिव केयर का मतलब, प्रिवेंटिव केयर का मतलब ये होता है कि बीमारी होने से पहले हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, जैसे वैक्सीनेशन या इस तरह की एनुअल विजिट होते हैं। एनुअल विजिट क्या होते हैं कि साल में एक या दो दफा ये होता है कि इंश्योरेंस की तरफ से ये होता है कि ये पेशेंट जाके अपना थोरोली चेकअप करवा ले। तो यूएस में ये होता है कि प्रिवेंटिव विजिट्स जो होते हैं या एनुअल विजिट्स बहुत ज्यादा होते हैं, लोग बीमारियां होने से पहले ही चीजें एहतियाती तदाबीर कर लेते हैं। हमारे यहाँ तो ज्यादा एंड स्टेज पे जाने की बात करते हैं। फिर उसके बाद इम्यूनाइजेशन हो गया, ये वैक्सीनेशन हो गया, ये सारी इसकी ट्रांजेक्शनल केयर मैनेजमेंट सर्विसेज। ट्रांजेक्शनल केयर मैनेजमेंट सर्विसेज ऐसी होती है कि अगर कोई बंदा हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको वहां से लेके गए हैं, घर वापस लेके गए हैं, तो उस ट्रांजेक्शन, उसका हॉस्पिटल से घर तक ट्रांजेक्शन में जो लगा, एम्बुलेंस में लेके गए, जिसमें लेके गए, उसमें जो 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 लगेंगी सर्विसेज जो जो है, वो सारी चीजें आएंगी। ये हमारा सीपीटी वाला पोर्शन है। उस पेशेंट की अगर अपॉइंटमेंट मिस हो गई है तो, हाँ, तो वो फिर वो दोबारा, मतलब इस अपॉइंटमेंट का मतलब था कि जब अपॉइंटमेंट को स्केड्यूल करता है ना, अपॉइंटमेंट अगर उसके ऐप के थ्रू या उसके किसी पोर्टल के थ्रू या कॉल के थ्रू हमने की है, तो हमने डॉक्टर ने आपको बताया आपकी 11 बजे अपॉइंटमेंट थी, ठीक है, और उसकी इनकाउंटर के लिए क्या था टाइम, 15 मिनट का। डॉक्टर 15 मिनट आपका वेट करेगा, ठीक है, क्योंकि आपका वो 15 मिनट आपके थे। उसके बाद अगले 15 मिनट उसने और पेशेंट को दे दिए, वो 15 मिनट गुजर गए ना, तो आपकी अपॉइंटमेंट मिस हो गई। अगर तो आप सेम डे पे आ रहे हो, तो उसके पास अगर कोई स्लॉट खाली है, क्या वो नो शो हो जाती है उसकी पेमेंट। वैसे नो शो की अगर चार्जेस उसने रखे हुए डॉक्टर ने कि भाई मेरा तो टाइम लगा है, तो वो कुछ चार्जेस थोड़े बहुत उसको, डॉक्टर को पेशेंट देगा।
नोशो की अगर अमाउंट रखी है, नोशो की अमाउंट होती है वैसे, नोशो की अमाउंट हम लोगों की भी होती थी, हम अगर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लगाते थे और अगर हम अपॉइंटमेंट लगाने के बाद टाइम, या हमारी पार्लर की अपॉइंटमेंट है और हम उस पार्लर की अपॉइंटमेंट में उस टाइम पे नहीं पहुंचे, तो हमारे पता नहीं 100 रुपीज जो होते थे हमारे कटते थे। नो शो है, क्योंकि उसने तो अपना टाइम दिया है ना आपके लिए, ठीक है, आपने सर्विस नहीं मिली तो कुछ आपको एज अ फाइन जो है वो पे करना पड़ता है। ठीक है, मिस अपॉइंटमेंट यहाँ नहीं थी इसलिए वैसे क्वेश्चन पूछा है, वो स्नात हैरान हो रहा है ये मिस अपॉइंटमेंट कहाँ से आ गई। अच्छा, आईसीडीज वाला हमने वो सीपीडीज वाला सेक्शन देखा, ये आईसीडीज वाला सेक्शन है, इसमें डिफरेंट बीमारियों का देखो कि अगर लिखा हुआ है, अगर गौर से देखो तो डिफरेंट बीमारियां लिखी हुई हैं, उनके डायग्नोस्टिक लिखे हुए हैं और आगे कोड से। अब जब इस तरह की देखो यहाँ पे जो सीपीटी से आईसीडीज आ रहे हैं, इस तरह का अगर फॉर्म है, किसी भी स्पेशलिटी का डॉक्टर है, वो क्या करेगा, आईसीडीज और सीपीटीज अपना एक फॉर्म बनवा के रख लेगा उसके पास। देखो किसी भी स्पेशलिटी का जो डॉक्टर है ना, उसके पास जो भी पेशेंट आएंगे तो उन्हीं बीमारियों के साथ आएंगे। ठीक है, दिल का डॉक्टर है तो दिल के मरीज ही आएंगे। दिल के मरीजों की अगर पल्पिटेशन खराब है, उसको हार्ट अटैक हो गया था, ये हो गया था, ये वाले रीजन। अगर ईएनटी स्पेशलिस्ट है, उसके नाक कान दांत मतलब कान और गले किसी में खराबी है तो तभी उसके पास आएंगे। तो वो जितनी डिजीज जो एक्सपेक्टेड डिजीज होती है जिनके साथ वो पेशेंट आते हैं, वो डिजीज के नाम भी लिख लेते हैं और उनपे जो ट्रीटमेंट होते हैं ट्रीटमेंट भी लिख लेते हैं। अब वो क्या करेगा, इनको अंडर सर्कल कर देगा, टिक कर देगा, क्रॉस कर देगा कि ये वाला प्रोसीजर हुआ ये, तो हम इस सुपरबिल से आराम से वो लगा लेंगे। ठीक है, एक और मैं आपको सुपरबिल दिखाती हूँ, ये हमारी एक और स्पेशलिटी का है, इसको अगर जूम करके देखो, इसको मैं थोड़ा सा अगर बड़ा भी कर लूं। अब ये क्या है, ये हमारे एक और डॉक्टर का था सुपरबिल, ये थोड़ा साफ सुथरा सा सुपरबिल था। इसमें अगर देखो तो सारी डिटेल आ रही है। ऊपर डॉक्टर, मैंने इसको ना ब्लर नहीं किया, इसमें मैंने पेशेंट का नाम रहने दिया। अच्छा, अब वो पेशेंट का नाम लिखा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, एमआर मेडिकल रिकॉर्ड नंबर लिखा है, लिखा है एज 48 है, फीमेल पेशेंट है, इसका अकाउंट नंबर लिखा हुआ है। फिर डेट ऑफ एडमिशन लिखा है, अटेंडिंग डॉक्टर कौन सा था, अटेंडिंग लिखा हुआ है ना ताहिर सिद्दीक, उसको उस कॉर्नर में देखो अगर, उसमें दिस वन। ये पेशेंट की इन्फॉर्मेशन थी, ये सारी की सारी ये डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन है कि ताहिर सिद्दीक इसका डॉक्टर है। रेंडरिंग उसने लिखी है, अटेंडिंग रेंडरिंग बिलिंग सारा कुछ ताहिर सिद्दीक खुद ही है। ठीक है, इसलिए एक ही दफा में लिखा हुआ है। अब क्या है कि इस पेशेंट को क्या किया हुआ है उसने, डेट फाइल वो लिखा है 3/9 को ये हुआ था इनकाउंटर। डेट फाइल का मतलब है ये बिल 3/9 को हमारे पास आया है, लेकिन कब हुआ था ये सर्विस परफॉर्म हुई थी 3/2 को। इनकाउंटर डेट वो होगी जो आपकी चेकअप वाली डेट है जिसमें वो चेक उसने किया है। ठीक है, इनकाउंटर की डेट ये लिख रहा है कि 3/2 है, तो इसका मतलब है कि डेट ऑफ सर्विस कौन सी होगी, March 2। ठीक हो गया, यहाँ पे सारे आईसीटी कोड्स लिखे हुए हैं सारे, और सबसे नीचे देखो तो एक सीपीटी है ये, हाँ है ना, 99309। ठीक है, ये भी एक सुपर बिल है। पहले जो हमने देखा था वो और डॉक्टर का सुपर बिल था, उसमें बिल्कुल डिफरेंट तरह का सुपर बिल इसने दिया हुआ था, और ये डॉक्टर का सुपर बिल है, ये बिल्कुल इस तरह का है। देखो ये साफ सुथरा सा सुपर बिल है, बिलिंग फॉर पेशेंट का नाम लिखा हुआ है, पेशेंट के नीचे डिटेल लिखी हुई है। यहाँ पे जो हम साउथ स्प्रिंग नर्सिंग होम ये लोकेशन है। ठीक है, ये उस जगह का नाम है जहाँ पे वो प्रोसीजर परफॉर्म हुआ है, जो फैसिलिटी हमने कहा था फैसिलिटी का नाम है। ठीक है, अब हमने कहा था कि हमें जो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए बिल बनाने के लिए है ना मौजूद इसके अंदर। ठीक है, छोटा सा उसने स्मॉल सा चुन्नू सा वो दिया है, क्योंकि वो प्रोसीजर यही, ये सीपीटी जो लगाया है उसने, वो वही प्रोसीजर परफॉर्म करता है सारे, उसका काम ही यही है। ठीक है, तो उसने क्या किया हुआ है, वो प्रोसीजर और उसने सारी बीमारियां लगा दी है कि उसने दे दी है, उसने टिक शिक भी नहीं लगाया हुआ, उसने साफ सुथरा सा बना के बिल दे दिया है। ठीक है, इस बिल में और इस बिल में बहुत फर्क है। ये बिल इसमें से क्या होगा, जो भी प्रोसीजर होगा उनमें से एक को टिक कर लेगा, जो भी प्रोसीजर, जैसे पहले वाला हमने भी देखा, जैसे 202 है 203, इनमें से जो भी प्रोसीजर उसने किया उसको वो टिक कर देगा, ये क्रॉस कर देगा, ये सर्कल कर देगा। अब ये होगा कि कोई भी डिजीज जो हमारी आ रही थी, ये हमारी डिजीज अगर आ गई है, इनमें से कोई भी डिजीज है, 3 4 है 5 6, वो टिक कर देगा क्रॉस, कोई भी मार्क लगा देगा वो। ये बिल इस तरह का है। और इसमें भी आप अगर ऊपर देखो तो यहाँ से हमने निकाल दिया था, वो मैंने इसलिए ऐड किया, यहाँ पे पेशेंट की डिटेल्स सारी भी होंगी, डेट ऑफ सर्विस, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें होंगी। ठीक है, यहाँ पे भी सारी सेम इंफॉर्मेशन होगी। अब ये जो बिल है, इसको जब हम अपने सॉफ्टवेयर में एंटर करते हैं तो हमारे सॉफ्टवेयर में क्या चीजें आती है, लाइक हमारा सॉफ्टवेयर का पेज कोई इस तरह का नजर आ रहा होता है। ठीक है, ठीक है, अब हमने क्या किया, क्लेम एंटर कर रहे, क्लेम एंटर करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, पेशेंट का नाम लिखा, डॉक्टर का नाम लिखा, सुपरवाइजर प्रोवाइडर ऑर्डरिंग प्रोवाइडर अगर कोई अलग अलग है तो लिखेंगे, नहीं तो जरूरत नहीं, ऊपर हमने लिख लिया बहुत है। फैसिलिटी, जिस लोकेशन पे हमारा
बना था, ठीक है। फैसिलिटी मतलब वो क्लिनिक क्लिनिक का नाम है जो, ठीक हो गया। उसके बाद वो आगे उसी की लोकेशन, प्राइमरी इंश्योरेंस की डिटेल होगी ये सारी। फैसिलिटी के अंदर, फैसिलिटी के अंदर जो हॉस्पिटल का नाम है ना वो डालते हैं हम। हाँ जी वो तो हम जब हमने हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल होती है वो लोकेशन का एड्रेस जो होता है, हम एड्रेस सिलेक्ट करेंगे तो जिप कोड खुद ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन जब हम पेशेंट का डेमोग्राफिक एंटर करेंगे उसमें फिर हम जिप कोड डालेंगे तो उसमें सिटी ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फैसिलिटी एंटर करते हुए वो ऑलरेडी हमने जो एग्जैक्ट फैसिलिटी होती है ना वो हमने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल की हुई होती है, ठीक है। अब हमने क्या किया था, ये था इंट्रोडक्शन, वो पहला वाला पेज को पहला जो हम फिल करेंगे, फिर हम ऊपर पहले क्लेम वाला है, उसके बाद हम टैप करेंगे तो चार्जेस वाला आ जाएगा। चार्जेस वाला जब जा रहे हैं तो चार्जेस में हम लोग इस तरह से चार्जेस एंटर कर रहे हैं कि हमने आईसीडीज लिखे, ठीक है, ये हमने कोड्स लिखे हुए डिफरेंट आईसीडी में। ABCD कितने कोड बता रहे हैं, वो कितने तक बता सकते हैं, L तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 कोड लगा सकते हैं, 12 बीमारियां लगा सकते हैं हम एटलीस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सीपीटी नीचे लगा लिया। डेट ऑफ सर्विस हमने लिखी 11/11/2022, 11वें महीने की 11 तारीख थी। फ्रॉम और टू का मतलब है अगर तो आउट पेशेंट है 24 आवर्स से पहले चला गया था। जो ऑफिस फैसिलिटी में बैठता है आउट पेशेंट वो ही होता है कि जो 24 घंटे से पहले चला जाता है, ओपीडी करा के गया है। ओपीडी वाला पेशेंट था तो उसकी फ्रॉम और टू डेट एक ही होगी। लेकिन अगर कोई एडमिट पेशेंट है तो उसकी फ्रॉम और टू डेट फर्क होंगी। जिस दिन वो दाखिल होया था उससे जिस दिन वो डिस्चार्ज होया था उस तक की डेट होती है टू से फ्रॉम, ठीक है, हॉस्पिटल की सिटिंग के अंदर, ठीक है। यहाँ पे प्लेस ऑफ सर्विस जो हम लोगों ने पहले बताया था लोकेशन के अंदर प्लेस ऑफ सर्विस लिखी है, तो यहाँ पे देखो अगर सी जहाँ पे प्रोसीजर कोड लिखा है 99204204 किसके लिए आएगा, न्यू पेशेंट का कोड है या एस्टेब्लिश का है। ये मैंने उसके न्यू और एस्टेब्लिश बताते हुए बहुत ज्यादा जोर दिया था इस चीज के। 99204 जो है न्यू पेशेंट का कोड है या एस्टेब्लिश पेशेंट का कोड है, न्यू पेशेंट का कोड है। जो जीरो के साथ आएगा ना, 20 के साथ, ये न्यू का होता है, और 14 होता है तो एस्टेब्लिश का होता है, ठीक है। हाँ 14 होता, अगर 14 इसका भी लेवल है ये नेम का, ये इसमें से 9921 से लेके 205 तक होते हैं, या वन वन अगर एस्टेब्लिश होंगे तो 14 से 11 से लेके 15 तक होंगे, ठीक है। अब क्या है उसको अगर कोड प्रोसीजर से आगे देखो तो प्लेस ऑफ सर्विस आ रही है, ठीक है। प्लेस ऑफ सर्विस 11 किसका होता है, ऑफिस सिटिंग होती है। ऑफिस सिटिंग कौन सी है, वो डॉक्टर जो ओपीडी कर रहे हैं, ठीक हो गया। ये हमारी लोकेशन आ गई, यही हमारा सुपर बिल था। सुपर बिल में कोई कंफ्यूजन अभी तक, यही हमारे सुपर बिल थे, ठीक है, ना समझ आया। आपने आज डेमोग्राफिक देखे, सुपर बिल्स नहीं देखे ना। हाँ सुपर बिल आपको कराएंगे, क्लेम्स आपके ना करा लेंगे। और डेमोग्राफिक में कोई कंफ्यूजन है, क्लियर हो गए हैं वो। डेमोग्राफिक इजी ही है वो, उसमें इतना कुछ मुश्किल है। कल हम यूबीएस और ईआरएस को देख लेंगे। यूबीएस ईआरएस भी बहुत आसान सा है, इजी सा है। फिर ऐसा करेंगे कि उस पर कर लूंगी मैं स्टॉप। देन हम क्या करेंगे, 2 दिन करेंगे रिवाइज। आज मंडे ना, ट्यूसडे वेनेसडे कर लेते हैं, तो थर्सडे या फ्राइडे को हम लोग अपना एग्जाम कर लेंगे, ठीक है। उसको मैंने बनाया नहीं है लेकिन उसको मैं देख लेती हूँ कि मैं क्या करूँ। मेरी 2 बीच में से मिस हो गई क्लास, तो मेरा अपना स्केड्यूल सारा आगे पीछे हो गया, मैंने अपने लिहाज से जो अरेंज किया मैं, तो 2 दिन पीछे हो गए हम लोग हर चीज के लिए। वैसे हमारा एग्जाम तो यही एक्सपेक्टेड था कि इसी वीक में होना है, फ्राइडे को मोस्ट प्रोबेबली है, थर्सडे को होना है। थर्सडे कर लेंगे या फ्राइडे को कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए सेम डे पे क्लास रखूँ या सेम डे पे क्लास ना रखूँ, एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए इतना टाइम तो नहीं लगेगा। क्विज लूंगी पता नहीं 15 15 नंबर का होगा, 20 नंबर का होगा, इतना से देखती हूँ छोटा सा। मैं तो फाइनल क्विज भी इतना ही देती हूँ, 30 मार्क्स के 20 मार्क्स का तो फाइनल दिया है मैंने लास्ट। उससे पहले मैंने ज्यादा लंबे दिए हुए थे एग्जाम, मतलब 30 मार्क्स का मिड था, 40 मार्क्स का जो है वो फाइनल था, वो बहुत लंबा हो रहा था। फिर मैंने पहले वाले सेशंस में ऐसे किया, जो यहाँ अभी पिछला वाला सेशन था उसमें मैंने कम कर लिया था, 15 मार्क्स का मैंने मिड को ही रखा, 20 मार्क्स का मैंने कॉम्प्रिहेंसिव रखा हुआ, दैट्स इट। इजी था, इजी सा बना के तो, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग गूगल की ड्राइव के अंदर रखी है, मैं इसको करती हूँ सेव।